अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लिखना चाहता था क्योंकि वो भी वहाँ थी। उसने भी सब देखा था मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी कि दोबारा याद नहीं करना चाहती वो। तो मैं अकेला लिख रहा हूँ। वो एक एक बात जो मुझे याद है मैं आपको सब बताता हूँ। मेरा नाम इमरान है, लाहौर में रहता हूँ, मॉडल टाउन में। ये 2016 की बात है। अक्टूबर का महीना था जब हम फैमिली के साथ कराची गए थे। मेरी बीवी नादिया, मेरा बड़ा बेटा हारिस जो उस वक्त 9 साल का था और छोटी बेटी हुरैन जो सिर्फ 5 साल की थी। कराची में मेरी बीवी के रिलेटिव्स थे। वहाँ उसकी माँ थी जो कि बीमार थी। हमने उसी को देखने जाना था। प्लान था कि बस से सफ़र करेंगे मगर बच्चों ने मना किया और कहा कि हमने ट्रेन में जाना है। तो मैंने ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन खैबर मेल, रात को 6 बजे की ट्रेन सुबह तक पहुंचा देती है। कंपार्टमेंट था जिसमें 6 टिकट्स होती हैं और दरवाज़ा भी लगा होता है। वो वाला कंपार्टमेंट मिला था हमें। हमारी 4 बर्थ थी, हम 4 लोग थे। वो 2 जो कि मैंने बाद में टीटी से कंफर्म किया था वो खाली थी। इसका मतलब था कि पूरा कंपार्टमेंट हमारा था, वहाँ और कोई नहीं होगा। मगर कोई और थी, ये बाद में मुझे पता लगा। ट्रेन लाहौर स्टेशन से निकली तो स्टेशन की रौनक धीरे धीरे पीछे रह गई और बाहर अंधेरा आने लगा। बच्चों को खाना खिलाया जो कि नादिया घर से बना के लाई और करीब 9 बजे वो दोनों सो गए। हारिस ऊपर की बर्थ पर और रैन नीचे जो कि मेरे सामने वाली बर्थ थी उधर। ट्रेन चल रही थी, बाहर रात थी, अंदर हल्की रोशनी थी। वो लंबे सफ़र की खामोशी थी हमारे साथ। करीब रात के 11 बजे जब मैं भी नींद की तरफ जा रहा था, कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला। मैंने सोचा टीटी होगा, टिकट चेक करने आता है। मगर जो अंदर आई वो टीटी नहीं थी। एक औरत थी, करीब 50 साल की लगती थी। सफ़ेद शलवार कमीज़, बाल पीछे बांधे हुए थे। चेहरा बिल्कुल सिंपल था उसका। हाथ में कोई बैग नहीं था, कोई सामान नहीं था। सीधा अंदर आई और तीसरी बर्थ पर जो खाली थी बैठ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे ये उसकी ही जगह हो। मैंने सोचा शायद गलती से आ गई होगी क्योंकि टीटी ने तो कहा था कोई ऐसी बर्थ बुक नहीं है आपके कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट नंबर भूल गई होगी शायद। मैंने कहा बहन जी ये कंपार्टमेंट रिज़र्व है, शायद आपका नंबर अलग हो। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई हल्की सी, बिल्कुल हल्की, और बोली नहीं यहाँ ठीक हूँ, बस इतना। और फिर सीधा आके देखने लगी बाहर की तरफ। खिड़की के बाहर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था मगर वो वहाँ देख रही थी जैसे कुछ दिख रहा हो उसे वहाँ। मैंने टीटी को बुलाया, वो आया, टिकट देखी, मेरी टिकट देखी, कंपार्टमेंट नंबर मिलाया, फिर उस औरत की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला 1 सेकंड के लिए। फिर मुझे बोला आपका कंपार्टमेंट सही है सर, कोई मसला नहीं है, और चला गया। मैंने सोचा कि टीटी ने उसे जाने को कहा होगा लेकिन शायद मैं गलत था। उस टीटी ने उसे कुछ नहीं कहा मगर वो वहाँ थी अभी भी, उसी बर्थ पर, उसी तरह सीधा बाहर देखती हुई। नादिया जाग रही थी। उसने मुझे देखा, फिर उस औरत को देखा, फिर धीरे से मुझे इशारा किया वही आँखों से, और मैंने ही उसे सर हिला के हाँ का जवाब दिया। नादिया सीधा लेट गई और मुझे लगा वो सो गई है मगर बाद में बताया कि वो सो नहीं पाई पूरी रात। वो भी जाग रही थी, वो भी देख रही थी ये सब। मैं काफ़ी देर उस औरत को देखता रहा, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल सीधा बाहर। हवा चल रही थी बाहर, ट्रेन चल रही थी मगर उसके बाल, उसका कोई दुपट्टा हिल नहीं रहा था। खिड़की के पास थी, हवा आती थी मगर कुछ हिल नहीं रहा था उसका। ये चीज़ मुझे पहली बार लगी, छोटी सी चीज़ मगर अजीब थी। रात के करीब 1 बजे हुरैन उठी पानी मांगने। मैंने बोतल दी। उसने पीते पीते उस औरत को देखा जो अभी भी वहीं थी, अभी भी उसी तरह, और कुछ नहीं बोला था उसने। हुरैन ने पानी पिया और वो दोबारा सो गई। मगर हारिस जो ऊपर था करीब रात के 1:30 बजे नीचे आया, मुझे जगाया। उसने मेरे कान में कहा इतना धीरे कि सिर्फ मैं सुन सकता था, बाबा वो आंटी कौन है? कोई मुसाफिर है। मैंने उसे बस यही बताया। हारिस ने उस औरत को एक बार देखा, फिर मुझे देखा, फिर बोला और ये वो बात है जो मुझे आज भी रात को याद आती है। बाबा वो मेरी तरफ देख रही थी जब मैं ऊपर था। मैंने आंखें खोली थी एक बार, वो सीधा मुझे देख रही थी ऊपर। मैंने हारिस को अपनी बर्थ पर लिटा लिया, खुद बैठा रहा, उस औरत को देखा। वो अभी भी वहाँ थी, अभी भी बाहर देख रही थी, बिल्कुल हिली तक नहीं थी। इतनी रात हो गई थी, कोई इंसान इतनी देर तक कैसे सीधा बैठा रह सकता है? वो थक जाता है आखिरकार, करवट बदलता है,
झुकता है, कुछ तो होता है, मगर वो घंटों तक उसी तरह थी। करीब रात के 2 बजे मैंने एक काम किया, फ़ोन निकाला, टॉर्च जलाई और जहाँ वो थी उसकी ज़मीन की तरफ की, बर्थ के नीचे। पता नहीं क्यों, पर शायद देखना चाहता था कि कोई बैग है, कोई सामान है, कुछ है उसके पास क्या। बर्थ के नीचे कुछ नहीं था, कोई बैग नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई चीज़ नहीं। जो भी सफ़र करता है कुछ ना कुछ होता है उसके पास, मगर वहाँ वो एरिया बिल्कुल खाली था। टॉर्च बंद की और ऊपर देखा, वो अभी भी वहीं थी। और उस पल पहली बार उसने खिड़की से नज़र हटाई और सीधा मेरी तरफ देखा। आंखें वो बिल्कुल नॉर्मल थीं, बिल्कुल इंसानी, मगर जो उनमें था वो नॉर्मल नहीं था। खाली थी आंखें, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। जैसे एक चेहरा था, एक शक्ल थी, मगर पीछे कोई नहीं था। वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखता रहा। फिर उसने एक काम किया, धीरे से मुस्कुराई, वही हल्की मुस्कान जो पहले थी, और वापस खिड़की की तरफ देखने लग गई। मैंने उस रात पूरी नींद नहीं ली। सुबह जब कराची स्टेशन आने लगा, हमने अपना सामान वगैरह निकाला। उसके बाद जो कि नादिया थी वो उठी और उसने मुझे कहा कि आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए। मैं उठी हुई हूँ। खैर मैं सो गया और जब सुबह कराची स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, बच्चों को मैंने उठाया। नादिया पहले से उठी हुई थी। वो कब उतरी और कहाँ गई ये मैंने नादिया से पूछा, पर उसे भी नहीं पता था और उसने भी नहीं देखा था, हारिस ने नहीं देखा था। कहीं बीच रात में या जब भी वो कहाँ गायब हो गई थी मैं नहीं जानता था। मगर उस रात, पूरी रात मैं काफ़ी परेशान रहा। एक पल के लिए भी सुकून नहीं था मुझे उस कंपार्टमेंट में। और उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, कोई आवाज़ नहीं आई थी जाने की जिससे नादिया को भी पता चलता। वो कहाँ गई थी ये नहीं पता था। स्टेशन पर मुझे मेरा साला मिलने आया। घर गए और खाना खाया। ज़िंदगी नॉर्मल थी बाहर से, मगर अंदर कुछ था। वो खाली आंखें, वो मुस्कान, वो बर्थ के नीचे खाली जगह। नादिया ने मुझे गाड़ी में धीरे से कहा, बच्चे आगे बैठे थे, उन्होंने सुना नहीं। लेकिन नादिया ने मुझे कहा वो मुझे इंसान नहीं लगती थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने फिर मुझे कहा, मैं जानती हूँ, सीधा कह रही हूँ, वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और मखलूक थी। कराची में 3 दिन रहे, 3 दिन नॉर्मल रहे। मुझे लगा जो था ट्रेन में था। ट्रेन चली गई, वो बात भी चली गई, लेकिन मैंने गलत सोचा था। चौथे दिन रात को कराची में साले के घर में करीब रात के 3 बजे हुरैन रोने लगी। मैं उठा, उसके कमरे में गया। वो छोटी सी बच्ची 5 साल की बैठ के रो रही थी। आंखें खुली थी, मगर जो रो रहा था वो ख्वाब नहीं था, वो जाग रही थी। क्या हुआ मैंने उससे यही पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर कमरे के कोने की तरफ देखा। वो आंटी फिर आई थी। हुरैन ने यही कहा। कमरे का कोना जो कि खाली था, बिल्कुल खाली, मगर हुरैन की नज़र वहाँ थी, उसी जगह। जैसे कुछ था वहाँ जो मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने उसे उठाया, गोद में लिया और वो मेरे साथ चिपक गई, जैसे कोई चीज़ थी वहाँ जिससे बचना चाहती हो। बच्चे जब सच में डरते हैं तो एक ख़ास तरह का बर्ताव करते हैं। वो बर्ताव था उसकी हरकत में। वो काँप रही थी लिटरली। मैंने कोने में देखा, रोशनी ऑन की, स्विच दबाया, कमरा रोशन हुआ। कोना खाली था, दीवार थी, ज़मीन थी, वहाँ और कुछ नहीं था। मगर हुरैन ने मेरा कंधा पकड़ा हुआ था और कोने से नज़र हटा ही नहीं रही थी वो। क्या जो भी था वो गया? मैंने हुरैन से यही पूछा उससे। उसने थोड़ी देर वहाँ देखा और फिर मुझे देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने उस रात हुरैन को अपने पास लिटा लिया, नादिया के साथ अपने कमरे में। बच्ची डर गई थी। ये था ख्वाब होगा या सच, मुझे नहीं पता था। बच्चे अजीब ख्वाब देखते हैं, अजीब चीज़ें कहते हैं, ये होता है, यही समझाया खुद को मैंने। मगर नींद नहीं आई मुझे। अंदर से कुछ था जो कहता रहा ये ख्वाब नहीं था। लाहौर वापस आए, कराची से तकरीबन 4-5 दिन बाद। अपना घर, अपनी ज़िंदगी, अपनी रूटीन। मॉडल टाउन की गली, वही दरवाज़ा, वही सीढ़ियाँ। घर में दाखिल हुए तो एक चीज़ फील हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो फीलिंग जो तब होती है जब कोई जगह अपनी नहीं लगती। अपना घर था, सालों से था, मगर उस रात दाखिल हुए तो कुछ था जो अलग था। जैसे घर का अंदाज़ बदल गया था, जैसे कुछ था जो पहले नहीं था घर में। नादिया ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने भी फील किया था। मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने सीधा अंदर जाके हर कमरे की लाइट जलाई थी, एक एक, बिना कुछ कहे, जैसे अंधेरा नहीं चाहती थी कि किसी भी कोने में हो। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ। मैं सोचने लगा कि शायद सच में कुछ नहीं था।
ट्रेन में जो था वो वही है, ये मेरा ख्याल है, बस मेरी सोच है। कराची में हुरैन का ख्वाब था और घर में सब नॉर्मल था, ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी। लेकिन तीसरी रात, घर वापसी के तीसरे दिन, वो शुरू हुआ। रात के करीब 12:15 बजे मैं जब सो रहा था, नादिया सो रही थी और किचन से एक आवाज़ आई, बर्तनों की आवाज़, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर रख दी गई हो, एकदम से, मगर फेंकी नहीं, रखी। वो फ़र्क होता है आवाज़ में। फेंका जाए तो एक अजीब सी आवाज़ आती है और रखा जाए तो एक अजीब आवाज़ होती है। वो दबी हुई सी आवाज़ थी, जैसे किसी ने एक चीज़ उठा के दूसरी जगह रखी हो। मैं उठा, नादिया भी उठ गई थी, वो भी जाग रही थी शायद। ये आवाज़ ने जगाया था, मुझे नहीं पता। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। वो उठने लगी। मैंने कहा, रुको, मैं देखता हूँ। मैं किचन में गया और लाइट जलाई। ज़मीन पर एक प्याला था, शेल्फ पर रखा था, जो कि चाय के प्याले रखे होते हैं वहाँ, और वो ज़मीन पर था। सीधा, टूटा नहीं था, जैसे रखा गया हो वैसा ही था। कोई निशान नहीं था, सीधा ज़मीन पर था। शेल्फ से खुद गिरता तो टूट जाता शायद, या उल्टा होता, या दूसरी चीज़ें भी गिरती, मगर सिर्फ ये था, सीधा ज़मीन पर। मैंने उठाया, शेल्फ पर रखा और वापस आया। नादिया ने देखा मेरा चेहरा और कुछ नहीं पूछा। हम दोनों जानते थे शायद। अगला हफ्ता, जिसमें ये 3 बार हुआ, अलग अलग चीज़ें। एक बार ड्राइंग रूम में कुशन ज़मीन पर था, सोफे से सीधा नीचे। एक बार बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, जो मैंने खुद बंद किया था। नादिया ने खुद देखा था कि बंद था, सुबह खुला मिला था हमें वो। एक बार, और ये वो वाक़या था जो मुझे अंदर तक हिला गया। हारिस की किताब उसकी टेबल पर रखी हुई थी। वो ज़मीन पर थी सुबह, मगर किताब सीधी नहीं थी, वो खुली हुई थी एक पेज पर, और उस पेज पर हारिस ने लिखा था, स्कूल का काम। और एक लफ्ज़ के ऊपर किसी ने उंगली फेरी हुई थी, जैसे अंडरलाइन किया हो, मगर हारिस ने नहीं किया था वो। मैंने उससे पूछा था, हारिस सो रहा था उस वक्त, और वो लफ्ज़ जो अंडरलाइन था वो था घर। उस दिन नादिया ने मुझे कुछ कहा, सीधा सीधा, इमरान, किसी से बात करनी चाहिए। मैंने कहा, किससे? कोई जो जानता हो ये चीज़ें। उसने मुझे यही कहा। मैंने अपने एक दोस्त को याद किया, सुलेमान, जो इस तरह की चीज़ों में यकीन रखता था, जो कुछ जानता था। उसी दिन मिले, सब बताया, ट्रेन, वो औरत, हुरैन की वो रात, घर में जो हो रहा था। सुलेमान सुनता रहा, बीच में कुछ नहीं बोला। जब ख़त्म हुआ तो उसने एक सवाल किया, ट्रेन में वो औरत, उसने कभी कुछ मांगा तुमसे या कुछ दिया तुमने उसे? मैंने सोचा काफ़ी देर और फिर बोला, नहीं। बच्चों से बात की हो उसने? सुलेमान ने ये पूछा। फिर सोचा मैंने काफ़ी देर और फिर नहीं में जवाब दिया, मगर हारिस ने कहा था कि वो ऊपर देख रही थी मेरी तरफ, उसकी बर्थ पर। सुलेमान कुछ देर चुप रहा और हुरैन ने कराची में क्या कहा था कि वो आंटी फिर आई हैं। सुलेमान ने एक लंबा सांस लिया। जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो, वो ट्रेन में किसी के साथ अटैच हो जाती है, अक्सर बच्चों से, क्योंकि बच्चे उन्हें देख सकते हैं, बड़े अक्सर नहीं देख पाते उन्हें। वो ट्रेन में हारिस को देख रही थी और हुरैन ने उसे कराची में देखा था। वो हुरैन के साथ है। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? वो तेरे घर में है, हुरैन के पास। उसने यही कहा, इसलिए चीज़ें हो रही हैं, वो अपनी मौजूदगी बता रही है तुम लोगों को। ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। उस रात हुरैन के कमरे में गया मैं, वो सो रही थी बिल्कुल चैन से। चेहरा देखा, वो छोटी सी बच्ची, कोई डर नहीं था चेहरे पे, बिल्कुल सुकून था। मगर उसके कमरे में एक चीज़ थी, कोने में, वो कोने में जो हुरैन की बेड के बिल्कुल सामने था, एक शीशे वाली अलमारी थी, पुरानी, बड़ी। उसमें हुरैन के कपड़े थे। रात की उस हल्की रोशनी में जो बाहर से आ रही थी, उस अलमारी के शीशे में मेरा अक्स था। मैं देख रहा था, कमरा दिख रहा था, हुरैन का बेड दिख रहा था, और बेड के पास सीधा, बिल्कुल सीधा वो थी, वही औरत, वही सफ़ेद शलवार कमीज़, वही बाल, वही चेहरा, ट्रेन वाली औरत हमारे घर में हुरैन के बेड के पास खड़ी हुई थी, बिल्कुल सीधा मुझे देखती हुई। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जम गया और शीशे में देख रहा था उसे, डायरेक्टली पीछे नहीं देखा, शीशे में। और शीशे में वो थी बिल्कुल वैसी जैसी ट्रेन में थी, वही खाली आंखें, वही हल्की मुस्कान। फिर उसने एक काम किया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने नज़र मुझसे हटाई और हुरैन की तरफ की, सोती हुई हुरैन की तरफ, और वो मुस्कान जो हल्की थी थोड़ी और गहरी हो गई।
मैंने उस पल हुरैन को उठाया, गोद में लिया और कमरे से बाहर आ गया। पीछे नहीं देखा। अगले दिन सुलेमान के कहने पर एक आलिम साहब के पास गया मैं, जो इस इलाके में जाने जाते थे, जो ये चीज़ें समझाते थे। उन्होंने ये पूरा वाक़या सुना और मैंने सुनाया, और उन्होंने कहा कि जो भी है वो हुरैन से लगाव रखती है। क्यों ये नहीं पता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका जवाब नहीं होता, मगर जो हो रहा है उसका हल है। जो उन्होंने किया वो किया। घर में आए, कुछ पढ़ा, कुछ किया, काफ़ी वक्त लगा उसमें। जाते जाते उन्होंने कहा, एक काम करो, हुरैन का वो कमरा कुछ दिनों के लिए वो अलमारी हटाओ वहाँ से। शीशे वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए उस कमरे में एक भी। अलमारी उठा दी हमने वहाँ से, दूसरे कमरे में रख दी। उस रात कुछ नहीं हुआ, अगली रात कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, और घर नॉर्मल होने लगा। चीज़ें नहीं गिरती थीं, दरवाज़ा नहीं खुलता था, कोई आवाज़ नहीं आती थी। और हुरैन जो कुछ दिनों से रात को उठती थी, अक्सर रोती थी, कोने को देखती थी, वो बंद हो गया। वो छोटी सी बच्ची थी जो सो जाती थी और सुबह उठ के सीधा खेलने लगती थी। अलमारी हमने कुछ महीने बाद घर से निकाल दी, बेच दी। शीशे वाली चीज़ दोबारा उस कमरे में नहीं रखी मैंने कभी। आज वो सब ख़त्म हो गया है, या लगता है ख़त्म हो गया है। मगर नादिया ने एक काम किया है जो वो आज भी करती है। रात को सोने से पहले हुरैन का कमरा पूरा देखती है, वहाँ पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती है। और शायद उसका ये देखना कभी बंद होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार आँखों ने देख ली हों तो वो आँखें फिर कभी वैसी नहीं रहती। हमेशा ढूंढती रहती हैं शायद उसे, हमेशा चेक करती रहती हैं और एहतियात करती हैं। वो रात की ट्रेन, वो तीसरी सीट, वो खाली आँखें, वो मुस्कान मुझे आज भी याद है। खैर, आज ये सब कुछ ठीक हो चुका है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 33 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। ये कहानी कुछ लोगों के लिए बहुत करीबी हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि इसे बताना ज़रूरी है। मेरे वालिद और वालिदा की शादी बहुत लेट उम्र में हुई थी। मेरे वालिद एक सख्त मिजाज आदमी हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ उन्हीं के तरीके से हो और कोई उनके फ़ैसलों को चैलेंज ना करे। जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, मेरे वालिद चाहते थे कि मैं और मेरा भाई डॉक्टर बने, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थे। मुझे ये कैरियर पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर हमारे दरमियान इस पर लड़ाई होती रहती थी। मेरे वालिदा ने मुझे अपने पैशन के बारे में समझाने में मदद की और मुझे ग्राफिक डिज़ाइन पसंद आया। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, चाहे इस बात से मेरे वालिद नाराज़ ही क्यों ना होते। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि मेरी वालिदा छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगी हैं। पहले छोटी बातें होती थी, जैसे पर्स खो देना, गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादा होने लगा। बाद में पता चला कि उनको सिर्फ 67 ईयर की उम्र में डिमेंटिया होने लगा है। ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और मुझे अपनी पढ़ाई भी संभालनी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। सड़क के किनारे एक बस आहिस्ता चल रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब बस मेरे सामने से गुजरने लगी तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने बस के अंदर देखा तो सारे मुसाफिर सीधा सामने देख रहे थे, मगर एक आदमी था जो अलग था। वो बस के आखिरी हिस्से में था और बाकी लोगों के बरक्स वो बैठा नहीं था। या तो वो सीट पर घुटनों के बल था या फिर खड़ा हुआ था और सीधा मुझे देख रहा था। उसका चेहरा अजीब था, आंखों के नीचे गहरे काले हल्के थे और बेचैनी से भरी शक्ल। अचानक उसने ज़ोर से चीख मारी, माँ। बस में किसी ने रिएक्ट नहीं किया, जैसे सिर्फ मुझे ही उसकी चीख सुनाई दी हो। वो मुझे घूरता रहा जब तक बस आगे बढ़ती गई। उसका सिर नीचे था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। जैसे ही बस सड़क पर आगे की तरफ गई, मेरी जेब में फ़ोन बजा। मेरे वालिद का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही हैं और वो बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाने लग गई हैं। वो कह रही थी कि वो डिमेंटिया की तकलीफ़ नहीं सहना चाहती,
वो अपने वालिदैन की तरह नहीं मरना चाहती। मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे और कैंसर के इलाज की वजह से उनकी भी एक किडनी काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनको अपने घर वालों के करीब शिफ्ट होना पड़ा ताकि माँ का ख्याल रख सकें। लेकिन तब से जब से मैंने उस आदमी को बस में देखा है, मुझे हर कुछ अरसे बाद अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो मुझे उसी तरह घूरते हैं और फिर चीख मार कर कहते हैं माँ, लेकिन सिर्फ मुझे ही सुनाई देता है। अगर चीख बहुत ज़ोर की भी हो तो भी कोई और रिएक्ट नहीं करता। कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि ये हमेशा अचानक और ऐसे वक्त पर होते हैं जब मैं कुछ और कर नहीं सकती। ये सब सिर्फ तब होता है जब मैं अकेली होती हूँ। मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया था ताकि माँ का ख्याल रख सकूं। 5 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। क्या मेरी माँ की बीमारी और इसके नतीजे में जो मेंटल स्ट्रेस मुझे हुआ उसकी वजह से कोई अंधेरा मेरी तरफ आया है? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।